So hey guys, welcome back to our channel, that is BSc Emba Paraskar. The topic which we are discussing today is of class 9 chapter number 5, that is the fundamental unit of life cell. तो इसके अंदर हम जो है वो कवर कर चुके थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और उसके अलावा हमने फिर सेल वॉल के बारे में भी समझ लिया था. अब जो है वो हम समझने न्यूक्लियस भी समझ लिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह ये सब कुछ हमने समझ लिया था. अब हम समझने वाले हैं क्या कि एक सेल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, उसके अंदर क्या होता है. तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल के अंदर मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, बाहर की सेल मेम्ब्रेन हो गया या सेल वॉल हो गया, कुछ भी लो, ठीक है. अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये इतनी सारी खाली जगह पड़ी है. तो ये सारी खाली जगह के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है. तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म, तो ये जो खाली स्पेस होती है सेल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है, इज साइटोप्लाज्म. क्लियर है, सिंपल, ठीक है. साइटोप्लाज्म क्या है, तो जो ये एम्प्टी स्पेस होती है, जो खाली स्पेस होती है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में सारी जगह, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती है. अब ये जो खाली जगह होती है ना, अब देखो ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए कि एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या कोई एक घर है, या कोई भी एक सिस्टम है, मान लीजिए कोई भी तरीका है, कोई ऑफिस है, तो वहाँ पे हर काम के लिए एक अलग एम्प्लॉय होता है ना, ठीक है, हर काम के लिए एक अपना अलग एम्प्लॉय होगा. भाई एक एम्प्लॉय होगा जिसका काम होगा कि जैसे मान लीजिए भाई खाना बनाना, एक एम्प्लॉय का काम होगा खाने को पहुंचाना, एक का काम होगा भाई सफाई करना, ठीक है. ऐसे हर एम्प्लॉय का अलग अलग काम होगा ना एक जगह पे. तो इसी तरीके से ये जो सेल है ना, सेल भी बहुत नवाब है, ठीक है, कुछ काम खुद नहीं करता. इसने अपने अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग यूनिट्स को रखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स को रखा हुआ है, अलग अलग मतलब लोगों को रखा हुआ है काम पे. जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है. इन सबको बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेलिज, जिनके अपने खुद के एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जिसका अपना खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं. और ये होते कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स्ड होते हैं, ठीक है. तो इनकी एक्सप्लेनेशन देख लो. अ स्मॉल स्ट्रक्चर इन द सेल, ठीक है, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर, कोई भी एक छोटा ढांचा सेल के अंदर जो कि सराउंडेड है मेम्ब्रेन से. अच्छा, ये जो अकेले अकेले होते हैं ना, मान लो जैसे एक ये है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल ऑर्गेनेली का टाइप बता रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, हर किसी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, हर किसी के ऊपर अपनी एक मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ताकि वो मतलब बाहर वाले से अलग रहे, मतलब ताकि फंक्शन स्पेसिफिकली अलग होता रहे, ठीक है. तो अ स्मॉल स्ट्रक्चर इन द सेल दैट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन हो जिसके आसपास, एंड हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, जिसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन हो, उसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म. इतनी बात समझ में आ गई. सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं उनको, जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटे छोटे ऐसे मतलब कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, ढांचे होते हैं, जिनके अंदर मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, रोल होता है, उसको बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेलिज. ये सेल ऑर्गेनेलिज 6 तरीके की होती है, 6 तरीके की होती है, वैसे और भी तरीके की होती है, बट लेकिन मेजरली आपको पढ़नी 6 तरीके की है, ठीक है. तो इसके अंदर कौन कौन सी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, ठीक है. ये इनके अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, अलग अलग इनके टाइप्स हैं, वाले अलग अलग टाइप्स के होते हैं. अब अगले जो हम पढ़ेंगे वो इन्हीं 6 को हम एक्सप्लेन करेंगे और बस चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो इन 6 की एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बस करना यही है, इन 6 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है. तो सबसे पहले पहले वाले की एक्सप्लेनेशन समझते हैं, विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ER बोल देते हैं आसान भाषा में. तो ये क्या होता है, जैसे अब मैं मान लो कि जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैं इसी को यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको. तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ना बहुत सारी बस ऐसे ऐसे एक के साथ 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 ऐसे मेम्ब्रेन्स होगी, ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन्स होगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी. पर इन मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं, बहन को क्या बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं. उससे याद रखना सिस्टर्न, ठीक है, सिस्टर्न, ठीक है, मतलब सिस्टर से याद रखना है, सिस्टर्न,
ये है क्या, तो ये जो सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर ऐसे पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं सिस्टर्न। और ये हाँ सिस्टर्न, एन भी है साथ में, लिखो, लिखा भी हुआ है यार, थोड़ा पढ़ भी लो, लिखा हुआ है, ठीक है, सिस्टर्न दिख रही है, लिखी होंगी यार कहीं तो, ना लिखी यार, लिखना चाहिए था। कोई नहीं, अगले वाले गोल्जी अपरेटस में लिखा हुआ है, उससे याद कर लेना, बात तो एक ही, सब में होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स होती हैं, ऐसे ऐसे शीट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है, मतलब शीट्स हैं एक के बाद एक। और इनका काम क्या है, ये बेसिकली जो है वो एक तरीके से सेल के बावर्ची है, ठीक है, बावर्ची मतलब कुक है, सेल के कुक है, ये सेल के लिए फूड बनाते हैं। अब इसने भी आगे दो लोगों को रखा हुआ है, इसके अंदर दो है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ क्यों है, क्योंकि जब उसको छू के देखो तो रफ रफ जैसा लगता है, ठीक है, तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और स्मूथ, छूने पे स्मूथ लगता है तो स्मूथ बोलते हैं। पर मेन चीज ये है कि उनका काम क्या है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब सिंपल प्रोटीन बनाना, ठीक है, मतलब प्रोटीन का बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है, और जहाँ पे भी सेल में कहीं पे भी जरूरत पड़ती है उन प्रोटीन को पहुंचाता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना और सेल में जहाँ भी जरूरत हो उसको पहुंचाना। सिंपल सी बात समझ में आ गई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना, सिंपल, और जहाँ पे सेल में जरूरत पड़े पहुंचाना। बता रहा हूँ, यही तो पूरा हो गया। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, लिपिड्स और फैट्स वगैरह बनाना, ठीक है, ये फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स वगैरह बनाता है, ठीक है। और इसका भी वही काम है, जहाँ पे सेल में जरूरत पड़े वहाँ पे पहुँचाना। तो कुल मिला के दोनों ही खाना बना रहे हैं ना एक तरीके से सेल के लिए, तो इसे जो है वो कुक ऑफ द सेल भी बोला जा सकता है। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, यही सब कुछ पढ़ लेना। हिंदी में क्या मतलब, जो भी वो हमारी भाषा है, ये कोड वर्ड भाषा। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, तो हमने ये पढ़ा है कि भाई सेल के सबसे बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो एक प्रोसेस होता है जिससे ये जो सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं, उनको दोबारा से रीबिल्ड किया जाता है। देखो मैंने ऐसे मारा, ठीक है, मारा, तो यहाँ पे कई सारे सेल जख्मी हो गए होंगे, ठीक है, इतना मारने पे मेरे यहाँ पर कई सारे सेल जख्मी हो गए होंगे, ठीक है। तो ये जो सेल जख्मी हो गए हैं, इनको ठीक भी तो करना है ना। तो इनकी रिपेयरिंग के लिए जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको दोबारा से बनाना पड़ता है, ठीक है, दोबारा से बनाना पड़ता है। उसके लिए जो प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट वगैरह की जरूरत पड़ती है, उस सबसे इसे बना दिया जाता है। और इसके जो बनाने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। मतलब आसान भाषा में पढ़ के देखो, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ओके, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसिस कर सके। सिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, एक साथ लाना या बनाना, सिंपल बनाना, ठीक है, बना सके किससे, प्रोटीन और लिपिड से। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। हिंदी में भी लिखा है, प्रोटीन और लिपिड की मदद से जब हम सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो उसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, गोल्जी अपरेटस। तो जो बताया था वही बेसिक्स तो वही सेम, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, जिनको बोलते क्या है, सिस्टर्न्स, ठीक है, सिस्टर नहीं सिस्टर्न्स, ठीक है, लिखा हुआ है सिस्टर्न्स, ठीक है, इसको सिस्टर्न बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अब ये गोल्जी अपरेटस एक और है, मतलब गोल्जी अपरेटस, एक सेकंड की बात आ गई, पीछे एक बारी पढ़ के देखो। मैंने बोला था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला है, तो दूसरा कौन सा है, गोल्जी अपरेटस है। तो अब हम गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था खाना बनाना, ठीक है, इसका काम क्या है, खाने को पैक करना, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, और फिर जहां जरूरत पड़े वहां भेजना, ठीक है। मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का कुक था, तो ये सेल का वेटर है, ठीक है। मतलब इसका काम क्या है, मतलब जैसे खाना बना के दे दिया ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, प्रोटीन्स बना दिए, लिपिड्स बना दिए, फैट बना दिए, तो उन सबको ये क्या करता है, उन सबको पैकेज करता है, उनको पैक करता है, स्टोर करके रखता है,
ठीक है, और जहां जरूरत पड़ती है वहां ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसका काम है, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स का। क्लियर है? और ये सब ये अपने मतलब इसको स्टोर वोर कहाँ पे रखता है, वही इन सिस्टम्स के अंदर इसको स्टोर करके रख लेता है। क्लियर है जन? तो ये आपका जो है वो मतलब कि 2 सेल ऑर्गेनेलिस हो गई, 4 और रह गई, वो करके फिर ये चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।